होंगे। और आज है 21 जून। 21 जून कहने का मतलब कि आज है योग दिवस, और योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। योग करें और सभी लोग स्वस्थ रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा होगा इडुटेरिया के बुक से प्रैक्टिस सेट, जो होगा आपका BSSC सचिवालय सहायक के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 4 तक हमने अपलोड किया था, इसका वीडियो प्लेलिस्ट भी आपको इसका मिल जाएगा, और साथ में इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे साथ में मैथ और रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट 5 को स्टार्ट करते हैं, और इसके भी मैथ और रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, साथ में PDF भी मिल जाएगा, और GK GS का हम डिस्कशन के साथ यहाँ पे वीडियो को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा प्लीज़ तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आप जो है आपका उसमें 150 प्रश्न, सबसे पहले आपको रीजनिंग देखने को इस सेट में मिलेगा। तो सबसे पहले हम रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत यहाँ पे हम आप लोगों को एक्सप्लेन करें, साथ में PDF मिलेगा, वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। दिया हुआ है प्रॉपर्टी में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य में यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के मध्य में होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए OP, O के बाद P होता है, एक तो क्रम, एक तो ये बन गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दूसरा देखना है, तो देखिए RO, ये भी बन जाएगा एक क्रम, तो 2 हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा क्या हो जाएगा, P होता है, Q होता है और R होता है, यानी एक ही अक्षर का गैप है, यहाँ पे PR हो गया, ये भी हो गया, यानी 3 हो गया। उसके बाद R के बाद OP, RP भी बन रहा है, यानी टोटल इसमें जो युग्म बनेगा ना वो 4 बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर के दर्पण प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब जिसे अगर हम मिरर में देखें तो वो परिवर्तित नहीं होता है। तो टोटल आपका 11 लेटर जो होगा वो हो जाएगा। 11 लेटर में आप A को देखिएगा, H को देखिएगा, I को देखिएगा, M को, फिर O को, फिर T को, U को, V को, W को, X को, Y को, ये टोटल 11 लेटर ऐसे हैं जिसे आप मिरर में देखेंगे तो ये अपरिवर्तित रहते हैं। अगला है, दिए गए विकल्प में बेमेल छांटिए। बेमेल छांटिए 171, 161, 331, 181, इसमें से बेमेल को आपको छांटना है। देखिए सभी को पहले हम ऐड करते हैं। 1 + 7 + 1 कितना हो जाएगा, 7 1 8 और 1 9, 9 हो जाएगा। तो 9 से ये पूर्णतः विभाजित है, इसको ऐड कीजिए। 1 + 6 + 1 तो कितना हो जाएगा, 2 6 8, 8 से ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। उसके बाद 30 को कीजिएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स कि आपका जो बेमेल है ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो शब्दकोश के अनुसार इसको क्रम में लिखना है। क्रिटिकल, क्रिटेरियन, क्राइसिस और क्रिप्स, इसको आपको क्रम वाइज लिखना है जैसे कि डिक्शनरी में होता है। तो चलिए इसे देखते हैं। इसका क्रम सबसे पहले CRI हो जाएगा। तो CRI सभी में कॉमन है, CRI। आप देखते हैं कि इसके बाद वाला कौन सा लेटर पहले आता है। तो इधर T है, इधर भी T है, इधर S है, इधर S है। तो पहले S आता है या पहले T आता है, तो पहले S वाला आ जाएगा, S। तो इसमें भी S है, इसमें भी S है। चलिए इसके आगे वाले लेटर को देखते हैं। यहाँ पे S के बाद I है, लेकिन यहाँ S के बाद P है, तो सबसे पहले तो I आएगा ना, उसके बाद P आ जाएगा। दैट मीन्स कि पहला लेटर आपका ये 3 वाला हो जाएगा, फिर दूसरा ये हो जाएगा। एंड 4 की बात करें, थर्ड की बात करें तो इस दोनों में थर्ड कौन सा होगा, तो थर्ड में जो स्थिति होगा वो होगा इसका क्रिटेरियन का, उसके बाद 4th ये हो जाएगा। तो आपका क्रम वाइज 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 1 एक करेक्ट आंसर है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन होगा। तो चलिए सबसे पहले इसे देखते हैं। यानी कह रहा है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम कहने का मतलब हो गया कि उल्टा लिखना है। तो Z Y X W V U T S R Q P, उसके बाद O N M L K J I H
GF, इस तरीके से आपको लिखना है। अब पूछ रहा है कि बाएं के 8वां, तो बाएं से 8वां कहने का मतलब हमारा बाएं से 8वां कौन सा होगा, तो इधर से काउंट कीजिएगा, ठीक है। तो बाएं से 8वां आपका हो जाएगा P, 8वां स्तर P आ जाएगा बाएं से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बाईं ओर से 19वें अक्षर में, बाईं ओर से 19वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 पे H आ जाएगा, ठीक है, यानी 19वां स्थान इसका हो जाएगा। अब कह रहा है कि बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है, तो इसके बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8वां अक्षर P है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका P हो जाएगा। बाईं ओर से H का बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा है, P हो जाएगा। अगला देखिए, उस सही विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध तीसरे पद से है जो संबंध दूसरे पद का अगले पद से है। तो आपको ऐसा सब चुनना है जिसका कि पद जो संबंध जो है सभी मिलता जुलता है। तो चलिए देखते हैं, KCA यानी कि K का पोजीशन 11 है, C का पोजीशन 3 है एंड A का पोजीशन 1 है। तीनों को ऐड कीजिएगा कितना, 15 आ जाएगा। अब ऐसा ही पोजीशन देखना है आपको, H का पोजीशन 8 हो जाएगा, B का पोजीशन 2 है और इसका E का 5 है। देखिए ऐड करके 8 2 10 5 15 हो गया, यानी कि ऐड ऐसे ही करना है। तो आप CGE को कीजिएगा ऐड, तो आ जाएगा C का 3 हो जाएगा, G का 7 हो जाएगा और E का 5 हो जाएगा। 7 3 10 5 15, ये आपका B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चोर, पुलिस तथा अपराधी को निरूपित करता है। तो चोर, पुलिस और अपराधी को, तो अपराधी कौन होगा, चोर अपराधी हो सकता है, ठीक है। अपराधी कोई व्यक्ति होगा जो चोर भी हो सकता है, चोरी करना भी एक अपराध है। तो चलिए इसे देखते हैं कि कौन सा इसे निरूपित करता है। तो अपराधी के अंदर चोर आ गया, ठीक है, लेकिन पुलिस इसे पकड़ेगी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर हो गया, देखते हैं 8 नंबर कि निम्नलिखित अक्षर समूह में से उस एक समूह को चुनिए जो किसी मामले में अन्य 3 समूह से भिन्न हो। तो अन्य 3 समूह से जो भिन्न है ऐसा समूह आपको चुनना है। तो चलिए देखते हैं, DHLP, D का पोजीशन कितना है, D और H के बीच के कितना अंतर है, 4 का अंतर है। D के बाद FGH यानी चौथा पोजीशन, 4 का अंतर है। उसके बाद H से L के बीच भी 4 का, उसके बाद L से P के बीच भाई 4 का अंतर है। उसी तरीके से M और Q के बीच भी 4, Q से U के बीच भी 4 और U से Y के बीच भी 4 का अंतर है। J से N 4 का अंतर, N से R के बीच भी 4 का अंतर और R से V के बीच भी 4 का अंतर। अब देखिए T से Y के बीच कितना का अंतर, 5 का अंतर है। Y से D के बीच भी 5 का अंतर है और D से I के बीच भी +5 का अंतर है। दैट मीन्स कि ये आपका सभी से अलग हो जाएगा। यदि 24 बराबर 72 तो 53 बराबर 152 हो तो 36 का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, 24 को 72 लिखा जाता है। जिस प्रकार 24 को 72 कैसे लिखा गया, देखिए 2 का क्यू कितना होगा, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है तो सबका दोनों का अलग अलग क्यू करते हैं। तो 2 का क्यू प्लस 4 का क्यू, तो 2 का क्यू 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो जाएगा और प्लस 4 का क्यू तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड कीजिएगा 72 आ जाएगा। उसी तरीके से 5 का क्यू और 3 का क्यू कीजिएगा तो उसे ऐड कीजिएगा तो 152 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का क्यू कीजिए, 3 का क्यू कितना, 3 तिया 27 प्लस 6 का क्यू 6 6 1 36 और 6 कितना हो जाएगा 216। इस दोनों को ऐड कीजिए तो आ जाएगा आपका 243 हो जाएगा इसका आंसर, 243। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए ये शब्द ऑटोग्राफ्स दिया हुआ है। ऑटोग्राफ्स में ऐसे शब्द का ऐसा मतलब अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें से जो शब्द को नहीं प्रयोग किया गया वैसे शब्द को आपको चुनना है। तो चलिए देखते हैं, ROUGH, तो R भी है इसमें, O भी है, U भी है, G भी और H भी है, ये शब्द पहले ही छट गया। PATHO, P है इसमें, T भी है, H है, O है और S भी है, ये भी छट गया। अब देखते हैं ग्राफ, G इसमें है, R है, A है, P है, H है, ग्राफ्स भी छट गया। अब ग्रेड देखिए, G तो है, R भी है, E नहीं है। चलिए ये आपका सही हो जाएगा आंसर। दी गई श्रृंखला
दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पे क्या आएगा, तो इसे देखते हैं। 8, यहाँ पे फिर 8 है और यहाँ भी 8 है, ठीक है। तो देखते हैं, 8 को 1 से 1 मल्टीप्लाई किया है, 8 1 जा 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए 8 से 12 इसके बीच का क्या अंतर है, यानी कि 1.5 अगर 8 में ऐड कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर इसमें बढ़ जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा, यानी 12 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में फिर 2.5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे आप 60 हो गए ना, तो 3 इसमें ऐड करना, 60 में आप 3 ऐड कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 180। 0.5 का डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, 3 का पावर x इंटू 2 का पावर q डिवाइड √256 इक्वल टू दिया हुआ है 40.5, तो x का मान ज्ञात करना है। तो 3 का पावर x दिया हुआ है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो 3 का पावर x है गुने 8/16, क्योंकि यहाँ पे 2 का q है ना, तो चलिए मान लेते हैं इसका, और ये पावर हो जाएगा इसका 16 का स्क्वायर है, तो 16 कर लिए, 8/16 कर लिए, सब बराबर कितना दिया हुआ है, 40.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो एक्सप्लेनेशन में आपको दे देंगे। यहाँ थोड़ा सा हल्का प्रोसेस लंबा जाएगा, इसलिए हम आपको यहाँ पे आंसर बता देते हैं हिंट्स देके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। शब्दों के विषम युग को चुनिए, तो शब्दों के विषम युग को चुनना है। तो चलिए देखते हैं। आयतन लीटर, दबाव बैरोमीटर, लंबाई मीटर, प्रतिरोध ओम। तो इसमें से बैरोमीटर एक यंत्र है जिससे क्या हो जाता है कि दबाव या दाब को मापा जाता है, और दबाव की इकाई क्या होती है, पास्कल होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दबाव बैरोमीटर। बाकी सभी जो है युग सही नहीं है। सीता सुबह जल्दी उठकर सूरज की ओर चलने लगी। सीता जो है सुबह उठकर सूरज की ओर चलने लगी। तो सुबह के टाइम में सूरज किधर निकलता है, पूरब की ओर निकलता है, दैट मीन्स कि ये इधर की ओर चल दी, ठीक है। अब कह रहा है कि बाद में वो अपनी बाएं मुड़ गई। तो बाद में इसका बाएं कौन सा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ऊपर की ओर इसका बाएं हो जाएगा, दैट मीन्स कि वो यहाँ चलना, यहाँ चली, ठीक है, इधर गई। फिर कह रहा है कि फिर कुछ समय बाद वो अपने दाएं ओर मुड़ गई। तो इधर से इसका दायां कौन हो जाएगा, आपका दायां, वो इसका दायां, फिर इधर मुड़ गई, ठीक है। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो फिर से अपनी दाएं ओर मुड़ गई। तो फिर इधर से इसका दायां कौन सा हो गया, इधर से इसका दायां कौन सा हुआ, नीचे आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ गई और बढ़ी। इस समय वह किस दिशा में बढ़ी, तो इस समय वह किस दिशा में बढ़ी, तो प्रारंभिक बिंदु तो ये यहाँ था, ठीक है। तो वह जो है अभी वर्तमान में दक्षिण दिशा में बढ़, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, तो इधर अभी बढ़ रही है, यानी दक्षिण दिशा में वो बढ़ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण। श्रृंखला में आने वाले अक्षर या समूह का चयन करिए। तो श्रृंखला में जो आने वाले अक्षर या समूह उसका आपको चयन करना है। तो देखिए DOPFPNHQL JRJ ये किस तरीके से मेल खाता है। देखिए डी से F के बीच कितना का अंतर, 2 का अंतर। F से H के बीच कितना का अंतर, 2 का अंतर। H से J के बीच 2 का अंतर। दैट मीन्स कि J से भी 2 अब आगे जाएगा, तो J के बाद K और L हो जाएगा। उसके बाद देखिए O से P के बीच कितना का अंतर, तो O से P के बीच, O और P के बीच का अंतर 1-1 हो जाएगा, OP। P से Q, फिर Q से R, फिर R से S हो जाएगा, S हो जाएगा, 1-1 का अंतर बढ़ा, ठीक है। अब P से N, अब यहाँ पे उल्टा जा रहा है, ठीक है। तो J K L, ठीक है, L के बाद M N, 1-1 गैप करके है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका H हो जाएगा, H I छोड़ देंगे, फिर J हो जाएगा, फिर K छोड़ देंगे, L हो जाएगा, L छोड़ देंगे, M N हो जाएगा, N के बाद O छोड़ देंगे, P हो जाएगा। दैट मीन्स कि LSH ये आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। 15 नंबर देखिए, 16 नंबर देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में लैंड को 33, टर्न को 75 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में मेल को कैसे लिखा जाता है, इसमें मेल को कैसे लिखा जाता है। देखिए लैंड को L का कितना वैल्यू होता है, L का पोजीशन 12 है, A का पोजीशन 1 है, एंड N का पोजीशन 14 है, D का पोजीशन 4 है, ठीक है। तो इस सभी को ऐड करेंगे 31 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड कर दीजिए 33 हो जाएगा,
ठीक है। इस तरीके से सबका पोजीशन ले लेना है, सबका पोजीशन काउंट करके जो आएगा उसे ऐड करना है एंड एक्स्ट्रा उसमें 2 ऐड कर देना है। तो मेल का M का पोजीशन कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, A का पोजीशन 1 हो जाएगा, L का पोजीशन 12 हो जाएगा और E का पोजीशन 5 हो जाएगा। सभी को ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा 31 और इसमें 2 ऐड कर दीजिए 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। 50, 60, तो 101 का रेशियो आगे क्या जाएगा, तो 50 से 60 और 101, यानी कि 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर प्लस 1 ऐड कीजिए तो 50 हो जाएगा। फिर 8 का स्क्वायर कीजिए प्लस 1 ऐड कीजिए 65 हो जाएगा। अब 101 की बात करें तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसमें 1 ऐड करेंगे 101 हो जाएगा। अब 11 का स्क्वायर कीजिए तो 101 की इसमें 1 ऐड कीजिएगा 122 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। यहाँ पे आपको ये श्रृंखला वाला काम बताए थे कि इसका पेयर बना लीजिएगा, इसमें 4-4 का पेयर बनेगा। टोटल इसमें 16 लेटर है इसमें टोटल, और 16 लेटर में 4-4 का हम इसमें पेयर बनाएंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 का पेयर बन गया। ठीक है, अब देखते हैं आर के बाद, देखिए यहाँ पे क्या है, आर के बाद टी है, यानी दैट मीन्स कि यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कह रहा है, आर हो गया, टी हो गया, यू हो गया, और यू के बाद यहाँ पे क्या है, एस है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी एस हो जाएगा। तो आर टी यू एस, आर टी यू एस का फर्स्ट एग्जाम्पल, सब ऐसे ही जाएगा, आर टी यू एस, दैट मीन्स कि आपका जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। धातु, लोहा और क्लोरीन, तो इसमें आपको सही चुनना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। धातु के अंदर लोहा और क्लोरीन आ जाएगा। उसके बाद यदि x से तात्पर्य भाग है, x का तात्पर्य क्या है, भाग, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, भाग है, मल्टीप्लाई जहाँ है उसे भाग कर दीजिएगा। माइनस का अर्थ गुना है, तो जहाँ पे माइनस है उसको गुना कर दीजिएगा। भाग से तात्पर्य जोड़ है, तो जहाँ भाग है उसे जोड़ कर दीजिएगा। ठीक है, और घटाव है, जोड़ का अर्थ घटाव है, तो जहाँ जोड़ का चिन्ह है वहाँ पे घटाव कर देंगे। तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बोर्ड मास के नियम पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला देखते हैं, दिए गए आकृति में कितने त्रिकोण हैं। तो आपके पास एक आकृति दिया हुआ है, इसमें से आपको त्रिकोण यानी कि त्रिभुज को काउंट करना है, कितने त्रिकोण हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने हो जाएंगे। तो 4 4 का 16, तो पहले इसमें जो हो जाएगा ना 16 से अधिक त्रिकोण हो जाएगा, 16 या अधिक हो जाएगा। यदि पी के आर ओ के को 72,962, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा है, तो कोड भी कोडित करना है, तो कुछ नहीं करना है, सभी का पोजीशन आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद सभी पोजीशन के अंदर भी आपको पोजीशन देखना हो कि सबके बीच का कितना डिफरेंस है, और इसका हम एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं, थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस इसका, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। ठीक है, एक महिला है जो एक व्यक्ति की ओर इशारा करती है और कहती है कि मेरे पिता की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। तो महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो उस पुरुष से क्या संबंध है, माँ हो जाएगा। यदि वर्ण ए से जेड तक एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं तो आवर को कैसे लिखा जाता है। तो कह रहा है कि उल्टा क्रम में ए से जेड तक एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, SLIF, SLEI, SLFI। तो इसका आंसर आवर को कैसे लिखा जाएगा, तो आवर को SLFI लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने और स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह को चुनिए। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस सभी ऑप्शन को आपको यूज़ करके इसका करेक्ट समीकरण बनाना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, और स्टार के चिन्हों के स्थान पर गणितीय चिन्हों को आपको प्रतिपादित करना है। तो सभी एक ऑप्शन से ही प्रश्न बनेगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोविंद की आयु 48 वर्ष है। गोविंद की आयु कितनी वर्ष है, गोविंद की आयु जो है वो 48 वर्ष है। ठीक है, अब कह रहा है
कि वह अभी अपने पुत्र प्रेम की आयु से दुगुनी आयु के हैं। पुत्र प्रेम, प्रेम पुत्र जो है गोविंद के पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, गोविंद के पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 48/2, यानी कि दुगुना बोल रहा है ना, तो काट दीजिएगा 24 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व कितने का था, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, तो 24 में से 7 को माइनस कर दीजिए, 17 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको समीकरण 24 पुराना है, तो कोई दो चिन्ह को आपको क्या करना है, अदला बदली करना होगा, जिससे कि आपका आंसर 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका इसका बी करेक्ट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों को आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्दों के युग्म के शब्द के बीच है। चींटी का झुंड होता, आकाशगंगा बहुखंडी इमारतें, कॉलोनी भेड़ियों का, बेड़ा ट्रक का। तो आपको शब्द का युग्म सुनना है, तो बेड़ा ट्रक का होता है। ठीक है, बेड़ा किसका होता है, ट्रक का होता है। निम्नलिखित शब्दों में को एक तार्किक तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसे आपको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पंचभुज हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा षष्ठभुज, उसके बाद हो जाएगा पंचभुज, षष्ठभुज, उसके बाद हो जाएगा आपका सप्तभुज, फिर अष्टभुज हो जाएगा, फिर नवभुज हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक अलग है। असंगत अक्षर का समूह का चयन कीजिए, जो सबसे अलग है उसे आपको चुनना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नीचे किसी निश्चित कूट भाषा पेन को इतना लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा TOB को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले पेन को क्या लिखा जाता है, 32 10 28। ठीक है, एक मिनट, 30 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, FHKM हो जाएगा, बी नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, ए हो जाएगा। 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है और एक अलग है, तो असंगत अक्षर समूह का चयन करना है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 31 का बी हो जाएगा। ठीक है, 31 का आपका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 32 का। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पे आ सकती है। तो यहाँ पे वर्ड के स्थान पे आपको शब्द को चुनना है कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 25 का 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 16 ऐड करेंगे 41 हो जाएगा। उसी तरीके से 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 81 और उसमें 121 ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, एक मिनट देखिए, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। उसी तरीके से 9 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 202 हो जाएगा। फिर 15 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर को ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, 261। किसी निश्चित कूट भाषा में HAMMER को ICPQJX लिखा जाता है, उस भाषा में WRENCH को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका क्या करना है, सभी 1 2 3 का अंतर है इसमें, पहले 1 का फिर 2 का फिर 3 का फिर 4 का, इस तरीके से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में यदि 327 का अर्थ डोंट कट ट्री, ठीक है, 645 का अर्थ है कि प्लांट ऑन ट्री और 138 का अर्थ है ट्री गिव शेड्स, तो 49-53 का अर्थ भी मस्ट प्लांट ट्री, तो शेड का अर्थ दर्शाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि गिव और शेड का अर्थ दोनों का जो हो जाएगा ना, वो आपका 1 और 8 हो जाएगा, इसलिए कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाए, इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता। यदि a बराबर 26, t बराबर 55, तो स्पेटियर बराबर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका 90 निकल के आएगा। ठीक है, a का 26, तो a का विपरीत z का मान हो जाएगा 26 और t का विपरीत t का सभी का विपरीत लिखना है आपको। ठीक है, और विपरीत चले जाइएगा, एक मिनट, विपरीत कहने का मतलब अपोजिट चले जाइएगा, तो इसके t को कैसे लिखेंगे,
जे भी जेड लिख देंगे इसका अपोजिट। तो सभी का अपोजिट का पोजीशन नंबर ऐड कीजिएगा ना तो आ जाएगा इसका 55 आंसर। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी करना है आपको। तो सबसे पहले इसका विपरीत कर लीजिएगा, उसका पोजीशन निकाल के ऐड कर दीजिएगा। एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है? तो पिता का रिश्ता होगा। अब देखते हैं, 4 अलार्म घंटियां हैं, 3, 4, 5 और 8 के अंतराल पर बजती है। यदि वो एक साथ प्रातः 6 बजे बजी होती तो अब वो एक साथ कितने बजेगी? कुछ नहीं करना है, सभी को क्या करना है, सभी का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा सभी का। तो सभी का एलसीएम 120 आएगा। अब 4 अलार्म घंटियां 6 बजे के बाद, ठीक है, तो एक साथ 120 मिनट यानी कि 2 घंटे के बाद, तो 6 घंटा के बाद 2 घंटा कितना, 8 बजे हो जाएगा, एक साथ बजेगी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और उनमें से सबसे पहले आने वाले शब्द को चुनें। तो इसे आपको व्यवस्थित करना है और आने वाले पहले, तो क्वालिफाई सबसे पहले आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेमेल को पहचानिए। बढ़ाई दर्ज अध्यापक सुनार। अध्यापक इसमें सबसे डिफरेंट है क्योंकि एक अध्यापक जो है बढ़ाई दर्जी सुनार, ये सभी कारीगर की श्रेणी में आता है, जबकि अध्यापक इन सभी से अलग है। आगे देखते हैं, इस श्रृंखला में अक्षरों का अगला सेट क्या होगा? ए जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है। देखिए सबका ए का अपोजिट जेड, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है। आपको सभी का अपोजिट देखना है, ठीक है। तो इसका प्रश्न डी का डब्ल्यू होता है अपोजिट। अब देखिए 41 से लेकर 43 तक की जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं। 100 में से ऐसे व्यक्ति हैं 35 जो सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं। 40 केवल चाय पसंद करते हैं। 15 चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं और 10 केवल दूध पसंद करते हैं। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। 35 ठीक है, कॉफ़ी वाले हो गए। अब क्या कर रहा है कि 15, इसमें से 15 जो है वो दोनों पसंद करता है, तो दोनों को कर देते हैं 15 में, ठीक है। अब 40 सिर्फ और चाय के लिए है, चाय वाला सिर्फ चाय वाला है, ठीक है, और 10 जो है वो दूध वाला है। अब सभी का अगर आप सिर्फ अनुपात निकालिएगा तो 2:11 इसका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले का अनुपात, तो 2:11 होगा। दूध पसंद कितना 10 करता था और टोटल उसका दोनों का पसंद करने वाला कितना था 40 और 15 को ऐड कीजिएगा 55 होगा। 40 और 15 55 होगा, यानी दोनों का रेशियो निकालिए तो कितना हो जाएगा 2:11 हो जाएगा। अगला है कि कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्ति का प्रतिशत कितना है? तो चाय पसंद करने वाले व्यक्ति 40 + 15 तो 55 और उसका प्रतिशत निकालना है ना, कितना व्यक्ति में से 100 ना, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, यानी 55% इसका आंसर हो जाएगा। चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले तथा केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्ति का अनुपात, तो चाय और कॉफ़ी वाला चाय दोनों का अनुपात 15 और 35, यानी कि 3×5 = 15 और 7×5 = 35, 3:7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 44, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफ़ी मिलता जुलता है। दर्पण प्रतिबिंब से इफेक्टिव को, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है, तो पैटर्न को आपको छांटना होगा, ये सब थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, बन जाएगा। डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 46 देखते हैं। 4 विकल्प में से पता लगाइए कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसी दिखाई देगी? तो पैटर्न जो है ऐसे दिखाई देगा। उस आकृति का चयन करें जो बिंदुओं की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है, जैसे चित्र X में है। तो चलिए देखते हैं, चित्र X में है, इसे आकृति को ढूंढना है। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का पिक्चर है, लेकिन बड़ी ध्यान से आपको बनाना होगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 4 ये वाला होगा। ज्ञात कीजिए कि आकृति में दिए गए टुकड़े में से कौन सी आकृति 1, 2, 3, 4 से बनाई जा सकती है। तो आकृति को इसको कंप्लीट करना है इसमें से ऑप्शन में से छांट के, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। एंड दिया आप देखिए 49 प्रश्न है आपका, साइंस से प्रश्न है, इसे देखते हैं। किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। तो किसी पिंड का जो सीमांत वेग होता है ना, वो उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। किस पे? उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है।
और तरल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, तरल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है तरल की ऊंचाई पर। और सीमांत वेग अगर निर्भर करता है तो किस पे करता है? तो सीमांत वेग जो निर्भर करता है वो वस्तु की त्रिज्या पर निर्भर करता है, वस्तु की त्रिज्या पर निर्भर करता है, वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। उसके बाद त्रिज्या हो गया, घनत्व हो गया, उसके बाद देखिए तरल के घनत्व पर भी निर्भर करता है, तरल के घनत्व पे निर्भर करता है, तरल के घनत्व पे निर्भर करता है, ये तो वस्तु का घनत्व हो गया। उसके बाद संयानता के गुणांक पे भी, संयानता के गुणांक पे भी इस पे निर्भर करता है। तो सीमांत वेग ये 4 चीज़ पे निर्भर करता है और इसे आपको ध्यान रखना होगा। और जो निर्भर नहीं करता है वो तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। अनुदैर्घ्य तरंग निम्न में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। पढ़ते आ रहे होंगे कि अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है कि जब किसी माध्यम के कणों में कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे वायु से उत्पन्न तरंग, ध्वनि का तरंग, द्रव के भीतर उत्पन्न तरंग, ये सभी जो हो जाएगा इसका हो जाएगा। तो इसमें निर्वात इसका करेक्ट आंसर होगा। एक अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो वक्रता केंद्र पर बनेगा। किस पर? वक्रता के केंद्र पर बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर बनता है और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब समान आकार का होता है। क्या होता है? वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब जो होता है वो समान आकार का होता है और उल्टा एवं वास्तविक होता है। उल्टा और वास्तविक होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, प्राश्रव्य वो ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हद से अधिक होती है। प्राश्रव्य की 20,000 से अधिक इसकी होती है। और मनुष्य के कान इसे नहीं सुन पाता है, इसे हम लोग नहीं सुनते हैं, मनुष्य नहीं सुनता है। कुछ जानवर जो होते हैं वो सुनता है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सभी जो है इस तरंग को सुनते हैं, प्राश्रव्य तरंग को। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं सही सुमेलित नहीं है। गति विस्मयक न्यूटन, ये आपका सही है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, सही है। विद्युत आकर्षण का नियम ओम, ये आपका जो है कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपका सुमेलित विद्युत प्रतिरोध का नियम जो है, विद्युत आकर्षण का नहीं, विद्युत प्रतिरोध का नियम दिया था ओम। ठीक है, प्रतिरोध का, ना कि आकर्षण का, प्रतिरोध का नियम ओम हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत आकर्षण का नियम ये ओम जो है ये आपका गलत हो जाएगा। विद्युत उष्मा प्रभाव जूल। अगला देखते हैं, किसी तत्व की परमाणु सहंति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? देखिए ये सहंति जो है ना, ये एक बार हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे थे, ये एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। सहंति ये जो होता है क्या होता है? तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के, किस पर? केवल और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 नंबर, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे सस्मंजक बल कहा जाता है। सस्मंजक बल, फिर से देखिए इसका डेफिनेशन कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, है ना, अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? सस्मंजक बल कहते हैं। और इसके विपरीत जो हो जाएगा, ठोस में सस्मंजक बल का मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है, जिससे अणु और दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। ठीक है, उसका क्या होता है? आकार निश्चित होता है। द्रवों में सस्मंजक बल का मान बहुत कम होता है, फलस्वरूप द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे कि सस्मंजक बल का मान नग्न होता है, जिसके कारण उसमें विसरण गुण पाया जाता है। और विपरीत अणुओं के बीच की कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? असमंजक बल कहते हैं। विपरीत, इसके विपरीत जो कार्य करता है उसको असमंजक बल कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है? तो डॉपलर का प्रभाव जो है वो सापेक्ष गति के नियम के लिए लागू होता है। डॉपलर का प्रभाव ये याद होगा, एक बार हम रिपीट करते हैं डॉपलर के प्रभाव को, कि जब ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच, यानी सुनने और सुनाने वाले के बीच की आपेक्षिक गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती या घटती प्रतीत होती है।
इसी डॉपलर, इसे क्या कहते हैं, डॉपलर के प्रभाव को कहते हैं। अभी अगर आप हमारा आवाज़ सुन रहे होंगे तो कभी कभी आवाज़ ज़्यादा लगता होगा कहीं पे और कहीं पे कम लगता होगा, तो यही जो होता है ना, यही डॉपलर के प्रभाव का नियम है, ठीक है। इसे सापेक्षिक गति कहते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अनिल जैन को। अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला देखिए, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को पारित किया है? तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। संसद ने गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को पारित किया है, जो कि गुजरात के गांधीनगर में स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, और यह एक बहुविद्या विश्वविद्यालय होगा। कैसा बहु विश्वविद्यालय होगा? अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? देखिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, डी हो जाएगा, ठीक है, गुजरात। अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल घोषित किया गया है, बनाया गया है। इससे पहले अनिल बैजल थे जो इस्तीफा दे दिए हैं। अब है कि विश्व का पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। तो सैनिटरी प्रोडक्ट जो दिया जाएगा उस निःशुल्क रूप में दिया जाएगा। संसद ने इस बिल को पारित किया है कहाँ पे? और वो विश्व का पहला देश होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये स्कॉटलैंड। कहाँ पे? स्कॉटलैंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्कॉटलैंड की संसद ने 24 नवंबर को, कब? 24 नवंबर 2020 को एक अधिनियम पारित कर कहा कि देश में सभी महिलाओं के लिए एम्बॉन देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, एम्पॉन एवं सैनिटरी प्रोडक्ट्स को निःशुल्क में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा एक स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है जिससे कि समाज के किन वर्गों को आसान तरीके से ऋण प्राप्त किया जाएगा। तो वो रेहड़ी पटरी वाले जो विक्रेता हैं, जो रेहड़ी पटरी पे दुकान जो रोड के साइड में खोलते हैं, फुटपाथ पे जिसको बोलते हैं, उनके लिए है, ठीक है। उनको क्या किया जाएगा? आसानी से ऋण प्रदान किया जाएगा उनको बिजनेस को आगे करने के लिए, ठीक है। और बात करते हैं स्ट्रीट वेंडर, इसी को कहा जाता है स्ट्रीट वेंडर, सुने होंगे नाम। स्ट्रीट वेंडर इंग्लिश में कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो यही होता है स्ट्रीट वेंडर के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा कि 10,000 रुपया का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय ने सिडबी के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? सिडबी के साथ समझौता किया है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई है, इसका डेट आप लोग याद रख लीजिएगा कि ठीक है, डेट और ईस्वी, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग हो गया है कि क्वेश्चन योजना का डेट पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौता में शामिल नहीं है? तो RCEP समझौता में शामिल नहीं है वो है भारत। भारत जो है इसका RECP का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसके समझौता में शामिल अपना भारत नहीं है। भारत इस समझौता में वार्ताकार के रूप में शुरू में शामिल रहा था, किंतु अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए भारत ने इसमें शामिल होने से पिछले वर्ष इनकार कर दिया। और इसमें जो शामिल है आसियान के कुल सदस्य देश के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया सभी शामिल हैं आसियान के सदस्य के अलावा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका बी हो गया, भारत शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है? तो अंडोरा जो है अभी इसका नवीनतम देश है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का। IMF का नवीनतम देश कौन है? अंडोरा है। अंडोरा 190वां देश बना है ये, और यह केवल इसमें 181 वर्ग मील यानी 468 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ यूरोप छठा और विश्व में 16वां सबसे छोटा देश है। 2020 में कुल जनसंख्या का लगभग 80,000 थी। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन आधारित है। और IMF का 189वां सदस्य देश नौरू था। 189वां, ठीक है।
अगला देखते हैं 64 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का विषय या थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये जो है मनाया गया है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और 2022 का थीम पूछा जा रहा है, तो इसका थीम है बिल्डिंग शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग शेयर्ड फॉर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ये इसका इस बार का थीम है और 22 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस के रूप में। अब देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत जो है वो 101वां स्थान पे है। क्या 101वां स्थान पे है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो 2021 के अनुसार भारत 116वां स्थान पे था। 2021 में 116वां स्थान था। पीछे एक साल का भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी में एक साल बैक का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 20 का भी याद रखिएगा। ठीक है, 20 का देखिए, एक मिनट, तो 2021 में भारत कौन सा देश पे है? 101वां हो जाएगा। और 2020 की अगर हम बात करें तो 107 देशों में 94 स्थान था। टोटल 107 देशों में 94 स्थान था भारत का 2020 में। ठीक है, अगला देखते हैं, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? तो वन रिपोर्ट जो आया है 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर जिला में जो है ये वृद्धि किया गया है, जहाँ पे 31.56% जो है वन की वृद्धि हुई है। अगर दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पे आपका जमुई है दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे आपका हो जाएगा नवादा। तीसरे स्थान पे नवादा है, सेकंड स्थान पे जमुई है। ठीक है, और फर्स्ट स्थान पे कैमूर है वृद्धि में। अगला देखिए 81, हाल ही में कौन सा देश, 81 नहीं 67वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है? एससीओ संघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ? ईरान में किया गया है। कहाँ पे? ईरान में किया गया है। और इसका 9वां देश बना है ईरान इसका 9वां सदस्य देश बना है। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है? तो ईरान जो है ये इसका 9वां सदस्य देश बना है। और इससे पूर्व एससीओ के सदस्य देश की बात करें तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान। सभी किस्तान के साथ इसमें भारत भी है। और अभी नया बना है कौन? ईरान। और 2001 में जो है एससीओ का स्थापना हुआ था। एससीओ का स्थापना कब हुआ था? 2001 में एससीओ का स्थापना हुआ था, संघाई सहयोग संगठन का। तो इसमें नया देश की बात करें तो ईरान इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता जो कहा जाता है ये साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। साइमन कुजनेट्स जो हैं ये राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता हैं और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रथम वैज्ञानिक के अनुमान PKRV राव द्वारा लगाया गया था। इसका प्रथम अनुमान जो लगाया गया था प्रथम वैज्ञानिक के द्वारा वो PKR राव थे। तो पूछा जाए कि पहली बार इसमें अनुमान कौन लगाए थे, तो PKRV राव के द्वारा। लेकिन जन्मदाता अगर पूछे तो साइमन कुजनेट्स होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में है। अगला देखते हैं, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियम कौन करता है? तो हमारे भारत में जो कृषि की उत्पादन से संबंधित बाजार का विनियम होता है ये किया जाता है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा, जिसे शॉर्ट में आप APMC भी कहीं कहीं देखेंगे लिखा हुआ, इसलिए इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 71 नंबर की, निम्नलिखित में से किस उत्तक को चालन उत्तक कहा जाता है? तो चालन उत्तक जो कहा जाता है जाइलम उत्तक को कहा जाता है। जाइलम ये क्या करता है कि पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है और इसे चालन उत्तक भी कहा जाता है, यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, और कुछ मृदांतक उत्तक में क्लोरीन पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रीज, ये आपका सही है। विकास का सिद्धांत डार्विन,
ए जीन एक एंजाइम का सिद्धांत, विडल एंड टैटम, ये सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 73 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय बना होता है? तो एक कोशिका से बना होता है, अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सभी जो शरीर होता है एक कोशिकीय बना होता है। तो उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर है। शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम यकृत करता है। यकृत यानी लीवर करता है, ठीक है। लीवर जो है हमारे शरीर को अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में परिवर्तित करता है। और अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे हमारा लीवर क्या करता है? परिवर्तित कर देता है यूरिया में। और लीवर जो है कार्बोहाइड्रेट का उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजीन का निर्माण एवं संचय भी करता है। शरीर का कौन सा भाग ये तो हो गया। अगला है 75 नंबर, मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए अपेंडिक्स, ये बहुत बार सुने होंगे ये वर्ड कि उसे अपेंडिक्स हो गया है। दैट मीन्स कि अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर में एक अंदरूनी अंग है, ठीक है, एक अंदरूनी अंग है, अंदर का अंग होता है। अपेंडिक्स एक पतली और छोटी सी ट्यूब होती है जिसकी लंबाई मात्र बात करें तो 2 से लेकर 3 इंच का होता है। और बड़ी आंत में जहाँ पर मल बनता है वहाँ पर ये आंत से जुड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में इसका कोई कार्य नहीं होता है और यह एक अवशेषी अंग होता है, ठीक है, ये एक अवशेषी अंग होता है। अगला इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोई कार्य इसका नहीं है। यदि माता का रुधिर वर्ग O हो, यानी कि माँ का अगर ब्लड ग्रुप O है, पिता का ब्लड ग्रुप AB है, तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो A और B दोनों हो सकता है संतान का। अगला देखते हैं, किसी रोग के विकृति के लिए विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है। विडाल टेस्ट, ये सुने होंगे। विडाल टेस्ट जो है ये किया जाता है टाइफाइड में। टाइफाइड एक बैक्टीरियल संक्रमण है जिसमें कि तेज बुखार, दस्त, उल्टी जैसी समस्या पैदा होती है। और टाइफाइड के कारण बनने वाली बैक्टीरिया को क्या कौन सा बैक्टीरिया है? सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी इसका जो है नाम है, ठीक है। और टाइफाइड बुखार का पता लगाने वाला टेस्ट कौन सा है? विडाल टेस्ट है। इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रासरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पादपों के मूल रोगों द्वारा जल तथा खनिज लवण की क्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है। मूल रोम पौधे के जड़ों में पाया जाता है। पक्षी और चमगादड़ अच्छे उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। इसका कारण है डायफ्राम के कारण। किसके कारण? डायफ्राम, और हिंदी में कहें तो मध्यपट। डायफ्राम या मध्यपट जो होता है इसके कारण। पक्षी और चमगादड़ दोनों अच्छी तरह से उड़ने में सक्षम है। चमगादड़ का जो डायफ्राम उपस्थित होता है, जबकि पक्षियों में डायफ्राम के स्थान पर वायुकोश होता है। पक्षी में क्या होता है? वायुकोश होता है। पक्षियों में वायुकोश पाए जाने से पक्षियों के शरीर का वजन बहुत कम हो जाता है जिससे उसे उड़ने में आसानी होती है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व हैं। तो हमारे अस्थि और दांतों में जो मौजूद है वो कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो हमें मजबूती प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सम न्यूट्रॉनिक समूह है? तो सम न्यूट्रॉनिक समूह कहने का मतलब जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। किसका? न्यूट्रॉन का संख्या। तो देखते हैं न्यूट्रॉन का संख्या किसका समान है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरोडम, डायस्पियर ये एल्युमिनियम का सभी अयस्क है। अब 83 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हवा में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है वो किसके कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण क्या होता है कि हमारे जो पीतल के बर्तन होते हैं उसका रंग फीका पड़ जाता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का जो अनुभार होता है वो 20.030 ग्राम मोल होता है, ठीक है, जबकि साधारण जल का अनुभार 18.016 ग्राम मोल होता है। तो इस प्रश्न का आंसर 20 हो जाएगा। अगला देखिए, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट को ही कहते हैं नीला थोथा कहा जाता है। पिछले क्लास में बताए थे कि नीला थोथा, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम नीला थोथा है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिंग सोडा
और सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो के नाम से जाना जाता है। हाइपो किसको कहते हैं? सोडियम थायोसल्फेट को। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो इसमें सभी में से जो विस्फोटक नहीं है वो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो एक विस्फोटक नहीं है। इसका प्रयोग निषेचक के रूप में ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने में किया जाता है, जबकि अन्य विकल्प विस्फोटक पदार्थ है। पोटेशियम क्लोरेट, TNG, TNT ये सभी विस्फोटक पदार्थ हैं। और ये जो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, इसका उपयोग जो ऑपरेशन वगैरह किया जाता है उसमें बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है। खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो खुले में दूध को कुछ देर पर रखने पर जो खट्टा हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल जो है वो उसके कारण खट्टा हो जाता है। कुछ देर खुले रखने पर लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा है? तो हमारे क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें जो सबसे बड़ा होना चाहिए वो होना चाहिए कौन से? एशिया। एशिया नहीं है, उसके बाद अफ्रीका होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अफ्रीका हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है? वलित पर्वत में। वलित पर्वत में हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज ये सभी पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम संचित पर्वत की बात करें ना, तो इसमें होता है भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा एक स्थान पर जमा होने के कारण बनने वाला पर्वत, ये सभी आ जाता है। अगर हम ब्लॉक पर्वत की बात करें तो इसमें जो होता है ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में, और अवशिष्ट पर्वत में आ जाता है विंध्याचल, सतपुरा, नीलगिरी, पार्श्वनाथ, राजमहल की पहाड़ी, ये सभी आ जाता है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है सभी इसमें है, रॉकी, एंडीज, आल्प्स, यूराल, हिमालय, सभी इसमें वलित पर्वत हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर इस दोनों को जोड़ने वाला जो है ना वो बाब अल मंदेब जल संधि है। बाब अल मंदेब जल संधि है, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है। और इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। इसे दूसरा नाम इसको आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, आंसुओं का द्वार कहा जाता है। किसको? बाब अल मंदेब जल संधि को। ठीक है। अगला देखते हैं, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलान स्थल है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान स्थल जो है वो नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलान स्थल है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होता है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो किससे होता है? तो वो जो होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 95% वर्षा जो है भारत में होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं 93 नंबर, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। 76% भाग जो है ये रबर का खेती करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी जो है इसमें से तेल नहीं है, बाकी भीमा, पंचगंगा, घाट प्रभा, तुंगभाद्रा, कोयना ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। तेल नदी महानदी की है, किसकी है? ये महानदी की हो जाएगा, इसकी महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृद्ध क्षेत्र में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन जो है भारत में सर्वाधिक वृद्ध क्षेत्र में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। कौन सा वन? इसे मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। और इस वन में मुख्यतः साल, शीशम, चंदन, सागौन पाए जाते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
आइवर्जेनिक्स जो हैं प्रस्तुत, इनके द्वारा यह कथन दिया गया है, उनका यह मानना था कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। तो आइवर्जेनिक्स का ये कथन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो समाजवादी शब्द को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला देखिए, एक विधायक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो यह अधिनियम तब बन जाता है, और जब दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर अपनी सहमति दे देता है तब। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो आपका राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। संविधान के आर्टिकल 154 के 1 के तहत राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जो हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 के तहत क्या किया जाएगा? महाभियोग के माध्यम से इसे हटाया जा सकता है। अब देखते हैं, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो, तो अपनी जमानत तभी खो देगा जब वैध मतों का 1/6 उसे क्या होगा? लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि वो वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी रिटायरमेंट की आयु जो है वो 65 वर्ष है। 65 वर्ष। हमारे संविधान का आर्टिकल 124 के 2 के अनुसार न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, आर्टिकल 124 के खंड 2 में। राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 170 में निहित है, जबकि आर्टिकल 164 जो है ये राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है, हम आंसर कर देते हैं। आप लोग इसे एक्सप्लेनेशन के देख लीजिए, जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा हमारे टेलीग्राम पे जाके। तो देखते हैं, चलिए 104 नंबर प्रश्न आपका a + b का 7 है, a b = 6 है, तो a³ + b³ का मान देखना है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। 105 में x³ - k एक गुणनखंड है, तो x - 1 हो तो k का मान आपको निकालना है। तो इस प्रश्न का आंसर भी आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि log 3x = -2 तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 107 नंबर, यदि a + b + c = 0 हो तो a² + b² + c² बटा c² - ab का मान क्या होगा? तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। एक किसी काम को 3/4 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, तो उसी काम को 1/2 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपका 8 दिन हो जाएगा। यदि 25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्ष में 3300 रुपया हो जाएगा? तो वो 4 वर्ष में होगा। आगे देखते हैं, किसी धनराशि के 12% वार्षिक ब्याज की दर में 2 वर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आपको दिख रहा है कि कितना है अंतर दोनों के बीच? इस दोनों के बीच का अंतर जो हो जाएगा, एक मिनट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो हो जाएगा वो आपका दिया हुआ है 2640। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6000। अगला है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप उसे 20 घंटों में खाली कर सकता है।
यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी के भरने में जो समय लगेगा वो लगेगा 10 घंटा। क्या लगेगा? 10 घंटा। ए बी की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटा अधिक समय लेता है, तो बताइए दोनों वह कितने कितने समय का तय करेंगे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 घंटा और बी 10 घंटा में। 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयतकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना है, तो चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 504 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। 114 नंबर प्रश्न है कि 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा और कितना मीटर ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है? तो लंबाई चौड़ाई दिया है, ऊंचाई देखना है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक सम चतुष्फल का प्रत्येक किनारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन आपको ज्ञात करना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आपका cot स्क्वायर थीटा -1 बटा 1 - tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा होगा। एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है और क्षैतिज जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? इस तरीके से एक मीनार हो जाएगा, ठीक है। क्षैतिज के अनुपात आपको ये जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 मीटर हो जाएगा, ये मीनार हो जाएगा। अब ए और बी सी, अब इसका मान निकाल लीजिएगा, बी आंसर आ जाएगा 15√3/2 मीटर। 118 नंबर देखिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 119 जो है इसमें आपका निकालना है m+n संख्या का औसत मान आपको निकालना है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, mn हो जाएगा। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35, पैरों की कुल संख्या 90, तो तोतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्ग के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? तो 8 से। इस प्रश्न का आंसर होगा 122 का √35 बराबर इतना दिया हुआ है, तो दशमलव के स्थान पर 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 7/5 का वर्गमूल, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके का सरलतम मान ज्ञात करना है, बहुत आसान होता है ये प्रश्न को बनाना, बहुत बार बना चुके होंगे सब लोग। ए इसका आंसर हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एंड दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक संख्याओं के महत्तम समावर्तक से 6 गुना है। यदि दोनों में से छोटी संख्या 6 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बड़ी संख्या को ज्ञात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया। यदि 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो रेडियो का लागत मूल्य बराबर 600 कितना पर 100 पर ना कितना प्रतिशत 120%, यानी 20% का लाभ होता, तो निकल के आ जाएगा 500। इसका आंसर हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर बी। 127 नंबर प्रश्न का रेलगाड़ी वाला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90 किलोमीटर। 128 नंबर प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए 129, यहाँ पे कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जो और वर्तमान में कुल 22 परमाणु रिएक्टर हैं। वर्तमान में कुल कितने? 22 हैं। और भारत का अगर प्रथम आणविक केंद्र पूछे, आणविक केंद्र कौन सा है? तो तारापुर है भारत का प्रथम आणविक केंद्र। और भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? अग्नि है ना। और भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? पृथ्वी है। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, मिस्केलेनियस का है, और लूसेंट का मिस्केलेनियस आप लोग जरूर पढ़ ले। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? वाटर लिली जो है राष्ट्रीय चिन्ह बांग्लादेश का है। किसका है? बांग्लादेश का। और फ्रांस का सिर्फ लिली हो जाएगा, फ्रांस का लिली है, ठीक है। जापान का गुलदाउदी है, गुलदाउदी जापान का है। और भारत का क्या है? अशोक स्तंभ है, भारत का अशोक स्तंभ। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु। जबकि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछे तो हाथी है। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है, और ये विरासत पशु है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेपाल की संसद किस नाम से जाना जाता है?
तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। नेशनल असेंबली किसका है? फ्रांस का है। नेशनल असेंबली फ्रांस का है। जातीय संसद ये बांग्लादेश का है, जातीय संसद। और फेडरल असेंबली जो है ये स्विट्जरलैंड का है। फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड का है। तो आंसर करेक्ट किसका हो जाएगा? राष्ट्रीय पंचायत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ILO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड जिनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 11 अप्रैल 1919 को जो है इसका स्थापना हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उसके जीवन स्तर को उन्नत करना, ये ILO का उद्देश्य है। पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो पर्यावरण जो बनता है वो जैविक घटक, ऊर्जा संघटक, अजैविक घटक सभी से बनता है। EPA का पूर्ण रूप क्या है? EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला देखते हैं। अच्छा ठीक है, इसका स्थापना देख लीजिए कब हुआ था। EPA का स्थापना जो हुआ था वो 2 दिसंबर 1970 को इसका स्थापना हुआ था। और यह जो है मानव हेल्थ एवं पर्यावरण संबंधित नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। अब देखते हैं 136 नंबर, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किया गया है इको मार्क। किसको? इको मार्क। ये इको मार्क द्वारा इसे चिन्हित किया जाएगा। और इको मार्क जो है एक प्रमाण पत्र है और उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्या हो? मैत्रीपूर्ण हो हमारे इन्वायरमेंट के प्रति। और यह प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा 1991 ईस्वी से दिया जा रहा है। ठीक है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जो है वो समुद्र है। क्या है? समुद्र है। जहाँ पे पृथ्वी का विद्यमान जलमंडल 97% भाग समुद्री जल होता है और यह पृथ्वी का लगभग 71% सतह के ऊपर विस्तृत है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो समुद्री इसका हो जाएगा डाइटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए डाइटम जो है एक स्वपोषी है, क्रास्टेशिया शाकाहारी उपभोक्ता है और हेरिंग जो है मांसाहारी उपभोक्ता है। ठीक है, तो एक दूसरे पहले डाइटम होगा, फिर क्रेस्टेशियाई हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हेरिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है। श्रृंखला बनाना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का जो उद्देश्य था वो अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्थापित करना। क्या था? अंग्रेजों की प्रभुत्ता को स्थापित करना था और इसका मुख्य उद्देश्य था। लॉर्ड वेलेज अली ने भारतीय राज्यों में सहायक संधि का प्रयोग किया था। कौन? लॉर्ड वेलेज अली ने। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह जो है भारत के दक्षिणी क्षेत्र में विस्तृत था। किसमें? दक्षिणी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो 1857 का जो विद्रोह में स्टार्ट हुआ था कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो सिपाही भाग लिए थे, सबसे ज़्यादा संख्या में 75,000 सैनिक थे। वो कहाँ से थे? अवध से थे। अवध से। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। शिव नारायण अग्निहोत्री ये जो है देव समाज के संस्थापक हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित है। कौन सी पुस्तक? देवशास्त्र नामक एक पुस्तक है जिसमें इसको संकलित किया गया है। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना देखिए सबसे पहले कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था हुम के द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिखा गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सभी लोग जानते हैं।
सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोण उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की विजय होती है। और ये भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। हीनयान अवस्था में विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? हीनयान अवस्था में, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह काल महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखते हैं 46 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो दिल्ली को सल्तनत के रूप में स्थापित करने वाला शासक था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। इसका करेक्ट आंसर। जबकि इससे पहले ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। कहाँ से? लाहौर से। और इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? राणा प्रताप इसमें पराजित हुआ था। और इस युद्ध में अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अधीन लाना था। ठीक है। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो अकबर के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। 1580 में जौनपुर में एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने का एक फतवा जारी किया था। अगला देखते हैं नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख जो है यह कंठोपनिषद से मिलता है। नचिकेता कहाँ? कंठोपनिषद, जिसमें कि आचार्य यम ने नचिकेता के उपदेश को दिया है। कौन सा? यम ने। आचार्य थे यम। अगला है मूर्ति पूजा। लास्ट प्रश्न है ये आपका। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा जो शुरू हुआ था ये पूर्व आर्यकाल से। पूर्व आर्यकाल इसका करेक्ट आंसर है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी और इसके साक्ष्य जो हैं वो मोहनजोदड़ो, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए एक मुहर पर अंकित देवता की आकृति के साथ अनेक सैधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मूर्ण मूर्तियाँ मिली है। ठीक है। तो पूर्व आर्यकाल इसका करेक्ट आंसर है। तो ये 150 प्रश्न का सीरीज था जो समाप्त होता है बीएसएससी के लिए। ये शायद आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। इसका पीडीएफ और मैथ और रीजनिंग का अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी आप हमारे पीडीएफ से ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।